नमस्कार दोस्तों, सीटेट एग्जाम के लिए एक ऐसी कंप्लीट मैराथन वीडियो लेकर आया हूं जिसमें संपूर्ण एसएसटी को मात्र एक वीडियो में खत्म किया गया है। इस वीडियो में टॉप सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चन कराने वाला हूं। क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी अन्य प्रकार की जानकारी होगी जो परीक्षा में बार बार पूछी जाती है, वे सभी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको यहां पर बता करके चलूंगा। परीक्षा में अधिकतर क्वेश्चन आपको इसी वीडियो से देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि संपूर्ण कंटेंट आपको यहाँ पर बता करके चलूंगा। अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे? राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मी। ब्राह्मी लिपि में अधिकतर अशोक के अभिलेख पाए गए हैं। ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले किस व्यक्ति ने पढ़ा था? उस व्यक्ति का नाम है जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप एक ऐसा इतिहासकार था जिसने सबसे पहले ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था। इसने 1838 में अशोक के जितने भी अभिलेख प्राप्त हुए थे जो कि ब्राह्मी लिपि में थे, उसको पढ़ने का सबसे पहले काम किस व्यक्ति ने किया था? उस व्यक्ति का नाम है जेम्स प्रिंसेप। 1838 में इसने पढ़े थे। अगला क्वेश्चन कहता है 5वीं एवं 6वीं शताब्दी वर्तमान के तमिलनाडु में बड़े स्तर पर खेती करने के लिए आवश्यक था कि सिंचाई के लिए तटबंधों का निर्माण हो, भूमि का वनारोपण किया जाए, घास स्थलों को हटाया जाए, अधिकारियों को करों का भुगतान किया जाए। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सिंचाई के लिए तटबंधों का निर्माण करना अति आवश्यक था तमिलनाडु में बड़े स्तर पर खेती करने के लिए। पहला वाला राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मृतकों को उनके सामान के साथ दफनाए जाने के कारण की सबसे अच्छी व्याख्या है? यहाँ पर आपको बताना है मृतकों के साथ सामान को भी दफनाया जाता था। किस लिए दफनाया जाता था आपको यहाँ पर बताना है। मृत्यु के बाद भी जीवन में लोगों का विश्वास था, परिवार के सदस्यों को मृतक के सामान की आवश्यकता नहीं थी। मृतक के सामान का उपयोग करना अशुभ माना जाता था। मृतक की स्थिति और धन को दिखाने के लिए ऐसा किया जाता था। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन। मृत्यु के बाद भी जीवन में लोगों का विश्वास था, इसलिए मृतकों के साथ सामान को भी दफनाया जाता था। सामान के अंतर्गत बर्तन को भी शामिल किया जाता था, उनके आभूषण को भी दफनाया जाता था। स्त्रियों तथा पुरुषों के साथ आभूषण को भी दफनाया जाता था, मृत्यु के बाद बर्तनों को भी दफनाया जाता था, है ना। तो ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए लोग ऐसा क्यों करते थे कि सामान को भी सबके साथ में दफनाया जाता था। कारण यहाँ पर है मृत्यु के बाद भी जीवन में लोगों का विश्वास था। पहला वाला राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पर दिया गया है, कहता है ए, बी और सी कथनों को देखें और सही उत्तर चुनें। लघु चित्र छोटे आकार के चित्र होते हैं। लघु चित्र, लघु का मतलब होता है छोटे। लघु चित्र कैसे होते हैं? ये छोटे आकार के होते हैं। पहला स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट दिया गया है। लघु चित्र आमतौर पर वाटर कलर से कपड़े या कागज पर चिन्हित किए जाते हैं। ये भी यहाँ पर राइट आपका दिया गया है। जो छोटे पैमाने के या जो छोटे चित्र होते हैं उनको वाटर कलर से या कपड़े या कागज पर उनको क्या किया जाता है? चिन्हित किया जाता है। सही दिया गया है। प्राचीनतम लघु चित्र ताड़ के पत्तों अथवा लकड़ी पर चिन्हित किए जाते थे। ये भी सही दिया गया है। आपको मैंने बताया था प्राचीन काल में जो मैन्युस्क्रिप्ट यानी कि जो पांडुलिपियां लिखी जाती थी वो ताड़ पत्रों पर लिखी जाती थी और भुर्ज नामक पेड़ की छाल पर भी लिखी जाती थी, जिसको बर्च भी बोलते हैं ना। आपको पता होगा भुर्ज वाली जो छाल के पेड़ अधिकतर जो पांडुलिपियां पाई गई हैं वो कश्मीर राज्य से पाई गई हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए, कश्मीर से पाई गई हैं। भुर्ज वाली आपकी पांडुलिपियां कश्मीर से पाई गई हैं। तो तीनों कथन यहाँ पर बिल्कुल सही दिए गए हैं, इसलिए पहला वाला मतलब कि यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा। पहला वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है जो कि कहता है गुरु नानक द्वारा बनाए गए शुरुआती पवित्र स्थान को किस नाम से जाना जाता था? बिजक, खालसा, लंगर, धर्मशाल। राइट आंसर यहाँ पर होगा धर्मशाल। धर्मशाल के नाम से जानते थे, जो कि सबसे शुरुआती पवित्र स्थान को गुरु नानक के द्वारा बनाया गया था। उस स्थान को धर्मशाल के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित कथनों ए और आर को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए, लगभग 2500 वर्ष पहले कुछ जनपद दूसरों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। कारण, सही तरीके से किलेबंदी की गई, सेनाएं खड़ी की गई और सेनाओं के रख रखाव के लिए एक सही कर प्रणाली यानी कि व्यवस्था को लागू किया गया। दोनों कथन यहाँ पर आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे, इसलिए पहला राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। महाजनपद काल का जो उदय हुआ था
वो 2500 वर्ष पहले हुआ था, है ना। ये महत्वपूर्ण आपके हो गए थे। क्यों महत्वपूर्ण हो गए थे? क्योंकि यहाँ के जो राजा थे उन्होंने अपने राज्य को किलेबंद यानी कि किले के अंदर कर दिया था, और उसी के साथ सेनाओं का भी इन्होंने निर्माण किया था। सेनाओं के रख रखाव के लिए जो खर्चा आता था वो खर्च कर के माध्यम से पूरा किया जाता था। महाजनपद काल में कर को भी लागू किया गया था। कर व्यवस्था जो थी ये सभी लोगों से वसूली जाती थी, किसानों से भी वसूली जाती थी, है ना। किसान को भी देना पड़ता था, व्यापारी वर्ग को भी देना पड़ता था, कारीगर यानी कि शिल्पकार को भी यहाँ पर कर देना पड़ता था। उसी के साथ आखेटकों को भी यहाँ पर कर देना पड़ता था महाजनपद काल में। शिकारी को भी यहाँ पर कर देना पड़ता था। उसी के साथ पशुपालक को भी कर देना पड़ता था। पशुओं से उत्पादित जो पदार्थ थे उनके रूप में यहाँ पर कर देना पड़ता था। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इसलिए दोनों यहाँ पर आपके सही हो जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नई प्रणाली होल्ट मैकेंजी के द्वारा तैयार की गई थी? होल्ट मैकेंजी ने महलवारी बंदोबस्त की शुरुआत की थी। किस बंदोबस्त की शुरुआत की थी? महलवारी बंदोबस्त की शुरुआत 1822 में होल्ट मैकेंजी ने शुरुआत की थी, जो कि एक प्रणाली इसको कह सकते हैं। इस प्रणाली या बंदोबस्त के तहत कर वसूलने की जिम्मेदारी गांव के प्रधान को दी गई थी। किसको? गांव के प्रधान को जिम्मेदारी सौंपी गई थी कर वसूलने की। कर वसूलने की जिम्मेदारी यानी कि राजस्व इकट्ठा करने की जिम्मेदारी गांव के प्रधान या गांव के मुखिया को यहाँ पर सौंपी गई थी। यह व्यवस्था महलवारी व्यवस्था के नाम से जानी जाती थी, ठीक है ना। और आपको यहाँ पर बताना चाहूँ स्थायी बंदोबस्त के बारे में, यह आपकी 1793 में लागू की गई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा यह व्यवस्था लागू की गई थी। कब? 1793 में लागू की गई थी। इसमें जिम्मेदारी किसको दी गई थी? जमींदारों को दी गई थी। राजस्व वसूलने की जिम्मेदारी जमींदार लोगों को यहाँ पर में दी गई थी। वहीं अगर मैं बात कर लूँ रैयतवारी की, रैयतवारी ये मद्रास वाले क्षेत्र में लागू की गई व्यवस्था थी। इस व्यवस्था को लागू किस व्यक्ति ने किया था? किसने किया था? अलेक्जेंडर। किसने किया था? अलेक्जेंडर रीड तथा थॉमस मुनरो। थॉमस मुनरो इन दो व्यक्तियों ने मिलकर के रैयतवारी व्यवस्था को लागू किया था दक्षिण भारत वाले क्षेत्र में, मद्रास वाले क्षेत्र में। इस व्यवस्था में कर वसूलने की जिम्मेदारी सीधे तौर पर रैयत यानी कि किसान से ही डायरेक्ट कर यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से किसान से ही कर वसूला जाता था रैयतवारी बंदोबस्त में, ठीक है ना। तो मैंने तीनों प्रकार के बंदोबस्त आपको यहाँ पर बताए। राइट आंसर यहाँ पर महलवारी हो जाएगा, जो कि 1822 में होल्ट मैकेंजी के द्वारा तैयार की गई थी। गांव के प्रधान या गांव के मुखिया को यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई थी कर वसूलने की, ठीक है ना। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर सेकंड वाला हो जाएगा। यहाँ पर बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इस वीडियो का टारगेट मैंने रखा है 1000 कमेंट का। आप सभी को एक एक कमेंट इस वीडियो में करना अति आवश्यक है, ठीक है ना। तो आप सभी लोग मिलकर के इस वीडियो में कमेंट करेंगे 1000 कमेंट, ताकि 1000 कमेंट इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएं। क्योंकि आप सभी लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूं दिन रात, तभी आपको यहाँ पर वीडियो मिल पाती है। इसलिए आपका भी दायित्व बनता है कि इस वीडियो में आप सभी लोग मिलकर के 1000 कमेंट को यहाँ पर कंप्लीट करें। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस राज्य के कैकोलार और देवांग समुदाय बुनकरी के लिए प्रसिद्ध थे? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग कर लेना। और मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन बताया है, ये भी क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। शायद एग्जाम में इस बार आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि हमेशा ही ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। स्थायी बंदोबस्त से भी पूछ सकता है, महलवारी से भी पूछ सकता है, और आपसे रैयतवारी से भी पूछ सकता है। तीनों चीजें मैंने आपको यहाँ पर बता दी। अब आपसे यहाँ पर पूछा गया है कैकोलार और देवांग समुदाय जो कि बुनकरी के लिए प्रसिद्ध थे। किस लिए? बुनकरी के लिए प्रसिद्ध थे कैकोलार और देवांग, जो कि दक्षिण भारत से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है 20वीं शताब्दी में महिलाओं की स्वतंत्रता व समानता के संदर्भ में कथन ए एवं आर को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में बताया गया है 20वीं शताब्दी में महिलाओं की स्वतंत्रता व समानता के बारे में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने महिलाओं के लिए और अधिक स्वतंत्रता व समानता की मांगों का समर्थन किया। पहला स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट दिया गया है। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने महिलाओं के बारे में उनकी समानता व स्वतंत्रता को अधिक मांगों का यहाँ पर समर्थन किया था। पहला स्टेटमेंट राइट यहाँ पर दिया गया है।
राष्ट्रीय नेताओं ने आश्वासन दिया कि स्वतंत्रता मिलने पर सभी पुरुषों व महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाएगा। ये भी यहाँ पर सही दिया गया है। पहला वाला राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं। आर सही व्याख्या करता है ए की। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है जो कि कहता है इनमें से कौन सा शब्द सूफीवाद से जुड़ा हुआ है। सही विकल्प चुनें। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आखिर सूफीवाद होता क्या है। सूफीवाद दरअसल ये इस्लामिक है ना, इस्लाम से संबंधित एक परंपरा होती है जिसको सूफीवाद के नाम से जानते हैं। इसमें कुछ जैसे हिंदू धर्म में संत कह लो है ना, जिनको संत कहते हैं, तो उसी प्रकार सूफी संत होते हैं। इस्लाम धर्म में क्या होते हैं, सूफी संत होते हैं। उनकी जो क्या होती हैं, परंपराएं होती हैं, वही परंपराएं ही एक प्रकार से सूफीवाद कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? सूफीवाद कहलाती हैं। तो आपसे वही यहाँ पर पूछा है। खानकाह भी सूफीवाद से ही जुड़ा है। खानकाह का मतलब होता है निवास स्थल, जहाँ पर सूफी संत निवास करते हैं उस स्थान को खानकाह बोला जाता है। रक्स, जिक्र, स्नान यहाँ पर नहीं होगा। बाकी ABC आपके ये सूफीवाद से जुड़े हुए हैं। ABC राइट आंसर यहाँ पर आपका सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, ABC। अगला क्वेश्चन कहता है किसने काश्तकार की चाबुक नामक पुस्तक लिखी है। नारायण गुरु, वंदना शिवा, ज्योतिबा फूले, ईवी रामास्वामी नायकर। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ज्योतिबा फूले की दो किताबें महत्वपूर्ण है जो हर बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। पहली किताब काश्तकार की चाबुक, दूसरी किताब है गुलामगिरी। दूसरी किताब का नाम क्या है? गुलामगिरी, जो कि अमेरिका में जो दास प्रथा चल रही थी उसके बारे में यह किताब समर्पित है। गुलामगिरी जो कि 1873 में आई किताब थी है ना, 1873 में। सत्यशोधक समाज की मैं बात कर लूं, सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फूले के द्वारा ही करी गई थी। ज्योतिबा फूले के बारे में इतना ही यहाँ पर महत्वपूर्ण है। इन्होंने ब्राह्मणवादी परंपराओं का विरोध किया था, जाति आधारित बातों का इन्होंने विरोध किया था। नारायण गुरु का नारा मैंने आपको बताया था, एक ईश्वर, एक ईश्वर, एक जाति, एक ईश्वर, एक जाति, एक धर्म। ये नारा किसका है? यह नारा नारायण गुरु के द्वारा दिया गया नारा है। ईवी रामास्वामी नायकर, जिनको पेरियार के नाम से जानते हैं, इन्होंने आत्मसम्मान या स्वाभिमान, आत्मसम्मान आंदोलन या स्वाभिमान आंदोलन के नाम से इसी को जानते हैं, जिसकी स्थापना ईवी रामास्वामी नायकर, जिनको पेरियार के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने ही की थी। तो राइट आंसर आपको मैंने बताया ज्योतिबा फूले यहाँ पर राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पर आपका क्वेश्चन आ चुका है जो कहता है निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी जो वर्तमान के कर्नाटक से थी ने प्रभात फेरियों का आयोजन किया। प्रभात फेरियों का आयोजन किया था, उस महिला का नाम आपको बताना है जो कर्नाटक से थी है ना, वर्तमान के कर्नाटक से संबंधित थी। यहाँ पर आपको राइट आंसर बताता हूँ। उस महिला का नाम था अंबाबाई। क्या नाम था? अंबाबाई उस महिला का नाम था जो कि कर्नाटक से संबंधित थी, जो कि स्वतंत्रता सेनानी एक महिला थी, प्रमुख थी, जिन्होंने प्रभात फेरियों का आयोजन किया था। उस महिला का नाम था अंबाबाई। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर कहता है ए और वी कथनों पर प्रांतीय स्वायत्तता के संदर्भ में विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। सरकार ने ऐलान किया 1937 में प्रांतीय विधायिकाओं के लिए चुनाव कराए जाएंगे। इन चुनाव का परिणाम आने पर 11 में से 7 प्रांतों पर कांग्रेस की सरकार बनी थी। दोनों कथन यहाँ पर आपके सही दिए गए हैं। तो राइट आंसर आपका पहला वाला हो जाएगा। दोनों यहाँ पर सही दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आ चुका है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है निम्न में से कौन से या कौन सा कथन भारतीय संविधान के बारे में सही है। अब आपको यहाँ पर बताना क्या है, संविधान के बारे में सही वाले कथन आपको यहाँ पर में चुनने हैं। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। पहला स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट दिया गया है। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगर मैं बात करूं अपनाने की, अपनाया कब गया था? 26 नवंबर 1946। 26 नवंबर 1946 को भारत का संविधान अपनाया गया था। क्या हुआ था? अपनाया गया था, परंतु इसको पूर्ण रूप से लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया था, जिसको गणतंत्र दिवस के रूप में भी जाना जाता है। पहला स्टेटमेंट संविधान के बारे में सही दिया गया है।
सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समान माना जाता है, बिल्कुल माना जाता है, ये भी सही दिया गया है। इसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाया गया था। सभी भारतीयों को 18 वर्ष से अधिक आयु के जो थे उनको वोट देने का अधिकार था, ये गलत है। यहाँ पर जो भारत का संविधान जब लागू हुआ था शुरू में, वहाँ पर उम्र कितनी रखी गई थी? 21 वर्ष रखी गई थी। 21 वर्ष की अगर महिला या पुरुष हैं तो वो वोट कर सकते हैं। 18 तो अभी बाद में हुई है ना, तो पहले कितनी थी? 21 थी। इसलिए बी यहाँ पर आपका गलत है, ए और सी राइट होंगे। ए सी इस क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएंगे। 4 ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, ए और सी। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा थीमेटिक मानचित्र का उदाहरण है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग कर लेना, क्योंकि डायरेक्ट एनसीईआरटी ज्योग्राफी से पूछा जाता है हर बार क्वेश्चन। मैंने आपको बताए थे, मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको 3 प्रकार के मानचित्र बताए थे, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला था आपका, पहला क्या था? भौतिक था, है ना, फिजिकल मैप था, भौतिक मानचित्र। दूसरा क्या था दोस्तों? दूसरा था राजनीति मानचित्र, है ना, जिसको राजनैतिक भी कह लो। तीसरा था थीमेटिक मानचित्र, है ना। तीसरा क्या था? थीमेटिक मानचित्र था। पहला वाला मानचित्र जो भौतिक है, फिजिकल है, इसमें किस चीज़ों को दिखाया जाता है? पर्वतों को, मैदानों को, झील झरनों को, महाद्वीप को, महासागर को, है ना, प्राकृतिक चीज़ों को दिखाया जाता है। तो नेचर वाली जो चीज़ें होती हैं प्राकृतिक, उनको भौतिक में दिखाया जाता है। राजनीति में किसी देश का नक्शा, गांव का नक्शा, शहर का नक्शा, सीमाएं, इनको इंगित करने के लिए राजनीति मानचित्र का प्रयोग किया जाता है। वहीं थीमेटिक मानचित्र को वर्षा दिखाने के लिए, वनों को दिखाने के लिए, सड़क को दिखाने के लिए थीमेटिक मानचित्र का उपयोग किया जाता है। अब आपको यहाँ पर बताना है थीमेटिक मानचित्र। भारत का सड़क मानचित्र थीमेटिक के अंतर्गत आता है, बिल्कुल सही यहाँ पर दिया गया। पहला वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल रोड मैप ऑफ इंडिया राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। थीमेटिक मैप के बारे में पहला राइट आंसर हो जाएगा। पर्वतों का मानचित्र ये किस में आएगा? ये आपके आएगा भौतिक में, है ना। किस में आएगा? भौतिक में आ जाएगा। राज्यों का मानचित्र ये आपके राजनीति में आएगा, है ना, राजनैतिक मानचित्र में आ जाएगा। गांव के खेतों का मानचित्र भी आपके राजनीतिक मानचित्र के अंतर्गत आ जाएगा। सड़क का मानचित्र थीमेटिक में आएगा। और वर्षा का मानचित्र की मैं बात करूं, वर्षा वाले मानचित्र और उद्योग वाले मानचित्र, उद्योग धंधों को दिखाने के लिए मानचित्र का जो प्रयोग किया जाता है, वो भी आपके किस में आता है? वो भी दोस्तों आपके थीमेटिक में ही आता है, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर आपका क्वेश्चन आ चुका है, जो यहाँ पर कहता है निम्नलिखित कथनों ए और आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाले क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। तो ये क्वेश्चन कैसा है? क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछा गया है, हद से ज़्यादा यहाँ पर ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया है। कर्क रेखा और मकर रेखा वाले क्षेत्र में अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि सूर्य एक बार वर्ष में दोपहर में ठीक ऊपर से चमकता है। दोनों यहाँ पर सही दिए गए हैं, सही व्याख्या भी यहाँ पर होती है, इसलिए पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको बताना चाहूँ, जैसे पृथ्वी है यानी कि ग्लोब है, बीच में ये भूमध्य रेखा है, इसके ऊपर कर्क है और नीचे ये मकर है। कर्क और मकर रेखा के बीच वाले क्षेत्र को उष्ण कटिबंध बोलते हैं क्योंकि सूर्य की ऊष्मा जो होती है सर्वाधिक बीच वाले क्षेत्र यानी कि कर्क और मकर रेखा के बीच में पड़ती है, इसलिए यहाँ पर सबसे गर्मी अधिक पाई जाती है ना। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। राइट आंसर आपके यहाँ पर दोनों हो जाएंगे, पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आइए आगे, यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर बार आपको 1-2 क्वेश्चन देखने को परीक्षा में मिलेगा ग्रीनविच के टाइम से रिलेटेड या मानक टाइम से संबंधित। यहाँ पर है, जब ग्रीनिच पर 11 बजे सुबह का टाइम होगा तब 9 बजे सुबह किस देशांतर पर बजे होंगे। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन लग रहा होगा कठिन, परंतु इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे मैंने आपको क्या बताया था, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था पूरब का टाइम हमेशा ग्रीनविच के टाइम से आगे होता है और वहीं जो पश्चिम का टाइम होता है ये हमेशा पीछे होता है ग्रीनविच के टाइम से। आपको यहाँ पर पूर्व मतलब कि टाइम दिया गया 9 बजे हैं और 11 बजे सुबह के हैं, सुबह का यहाँ पर टाइम दिया गया है। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 30 डिग्री पश्चिम। मैंने आपको क्या बताया, पश्चिम का टाइम हमेशा पीछे होता है। जैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करके आपको बताऊं, यह क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन के जरिए यहाँ पर सोल्व किया जा सकता है। जैसे 30 डिग्री पश्चिम यहाँ पर राइट आंसर है। 1 डिग्री में होते हैं 4 मिनट, तो 30 डिग्री में कितने मिनट होंगे? 4 का गुणा 30 में करोगे तो 120 मिनट यहाँ पर आ जाएगा। 120 मिनट में होंगे 2 घंटे, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट, तो 120 मिनट में हो जाएंगे 2 घंटे। पश्चिम का टाइम हमेशा कैसा होता है? पीछे होता है।
पश्चिम का टाइम हमेशा कैसा होता है, पीछे होता है, क्योंकि 11 बजे यहाँ पर भी सुबह है, यहाँ पर भी 9 बजा है, तो इनका दोनों को अंतर कितना है, अंतर दोनों का है 2 घंटे, है ना। तो 2 घंटे बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 30 डिग्री पश्चिम हो जाएगा। वही मैंने आपको यहाँ पर पे निकाल करके बताया है। चलिए आइए आगे, यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है, दक्षिणी गोलार्ध के बारे में कौन सा कथन सही है। दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे लंबा दिन 21 जून को होता है, दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे छोटा दिन 21 जून को होता है। 21 मार्च व 23 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध में दिन तथा रात की अवधि समान होती है। यहाँ पर राइट आंसर आपका पहला गलत दिया गया है, ये आपके दोनों यहाँ पर सही दिए गए हैं। 21 जून को ना दक्षिण गोलार्ध में बड़ा दिन नहीं होता है, बल्कि सबसे छोटा दिन होता है। और 21 मार्च व 23 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध में दिन व रातें समान होती हैं। बी और सी इस क्वेश्चन के सही आंसर यहाँ पर हो जाएंगे, बी और सी, ठीक है ना। चलिए आइए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, सेल का एक प्रकार से दूसरे प्रकार में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को कहते हैं। प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ रॉक फ्रॉम वन टाइप टू अनदर टाइप इज नाउन एज। तो इसको बोलते हैं सेल चक्र, क्या बोलते हैं, रॉक साइकिल इसको बोलते हैं, है ना। सेलों में परिवर्तन होते ही रहता है, पहले बनेगा अवसादी सेल, फिर बनेगा कायांतरित सेल, है ना। फिर आपका मतलब कि इनका एक चक्कर चलता रहता है। जैसे पहला सेल आपका कौन सा है, आग्नेय सेल, पहला कौन सा है, आग्नेय सेल होता है, जो कि मैग्मा से बनता है। किससे बनता है, मैग्मा से बनता है। दूसरा होता है अवसादी, जो कि अवसाद से निर्मित होता है। अवसादी में ही आपके जीवाश्म भी पाए जाते हैं, आपको मैंने बताया था जीवाश्म भी पाए जाते हैं। कोयला आपका कैसा है, अवसादी सेल है ना। आग्नेय में मैग्मा पाया जाता है, लावा पाया जाता है। और जो तीसरे नंबर पे है आपका है कायांतरित। कायांतरित का निर्माण कैसे होता है, इसका निर्माण होता है दोस्तों आग्नेय व अवसादी में जब ताप व दाब पड़ता है तब कायांतरित में बदल जाता है। तीनों का रूप बदलता रहता है, आग्नेय अवसादी बनता है, अवसादी कायांतरित बनता है, तो इनका एक क्रम चलता रहता है परिवर्तन वाला। तो उसी को बोलते हैं शैल चक्र, रॉक साइकिल के नाम से जिसको जाना जाता है। चलिए यहाँ पर आ चुका है अगला क्वेश्चन, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना व गिरना कहलाता है। दिन में 2 बार से जो जल उठता है व गिरता है समुद्र में ना, उसको बोलते हैं ज्वार भाटा, है ना। ज्वार किसको बोलते हैं, ज्वार बोलते हैं उठते जल को, उठते जल को ज्वार बोलते हैं। भाटा बोलते हैं गिरते जल को, भाटा बोलते हैं गिरते जल को, है ना। ज्वार बोलते हैं उठते जल को और भाटा बोलते हैं गिरते जल को, है ना। तो ज्वार भाटा यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही वाला जवाब हो जाएगा। चलिए आइए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ पर आपको मिलान से संबंधित क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है, क्या कहा गया है, निम्न युग्मों पर विचार कीजिए तथा उचित विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको मिलान वाला बताना है, कौन सा यहाँ पर सही सुमेलित दिया गया है। उत्तरी अमेरिका में प्रेरी कहते हैं घास के स्थल को, पहला यहाँ पर सही दिया गया है। दक्षिण अफ्रीका में डाउन नहीं कहते हैं। डाउन आपका कहाँ पर कहा जाता है, आपको मैंने बताया था ऑस्ट्रेलिया, है ना। ऑस्ट्रेलिया में इसको कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया में डाउन कहा जाता है। मध्य एशिया में स्टेपी कहते हैं, सही दिया गया है, मध्य एशिया में स्टेपी कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में वेल्ड नहीं कहते हैं, वेल्ड कहते हैं दक्षिण अफ्रीका में, है ना। साउथ अफ्रीका में इसको कहा जाता है वेल्ड। तो आपके 2 सही हैं, 2 गलत हैं। उपयुक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं, केवल 2 युग्म। राइट आंसर सेकेंड वाला हो जाएगा, केवल और केवल 2 युग्म यहाँ पर सही सुमेलित दिए गए हैं। चलिए आइए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से आने वाली सुनामी का पहला संकेत कौन सा है, पहला संकेत सुनामी का यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, आपको यहाँ पर बताना है। चलिए बताता हूँ, राइट जवाब होगा तटीय क्षेत्र में जल की कमी आती है। जब सुनामी आने को होती है तब क्या होता है, तटीय क्षेत्र में जल की कमी हो जाती है, तो संकेत मिलता है कि सुनामी आने वाली है। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ पर क्वेश्चन कहता है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य जीव हमें कहाँ मिलते हैं, स्थल मंडल में, जल मंडल में, वायुमंडल में या जैव मंडल में। तो जो जंगल के जो वनस्पतियां हैं जंगल की हैं, और जो आपके वन्य जीव हैं ना, पेड़ पौधे, ये कहाँ पर हम लोगों को प्राप्त होते हैं, जहाँ पर हम लोग रहते हैं वहीं पर तो होते हैं। स्थल मंडल में नहीं, ये आपका हो जाएगा वायोस्फीयर, है ना। जैव मंडल उस स्थान को कहते हैं जहाँ पर स्थल भी है ना, स्थल भी है और जलमंडल भी है और वायुमंडल यानी कि हवा भी स्थित है। इन तीनों के संकीर्ण क्षेत्रों के क्या बोलते हैं, जैव मंडल के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर जल, स्थल
और वायु उपस्थित हो तो उसको जैव मंडल यानी कि बायोस्फीयर बोला जाता है। यहाँ पर जीवन जीने के लिए सभी उपयुक्त दशाएं पाई जाती हैं, है ना। प्राकृतिक वनस्पति भी पाई जाती है, वन्य जीवन भी हमें लोगों को यहीं पर मिलते हैं। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर यही वाला यहाँ पर हो जाएगा, बायोस्फीयर यानी कि जैव मंडल। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत के ठंडे रेगिस्तान से होकर कौन सी प्रमुख नदी बहती है? कौन सी नदी यहाँ पर बहती है ठंडे रेगिस्तान से होकर के? राइट जवाब यहाँ पर हो जाएगा सिंधु। सिंधु जो नदी है ये आपके ठंडे रेगिस्तान से होकर के बहती है ना। ठंडे रेगिस्तान, ठंडा रेगिस्तान कौन सा है? लद्दाख का जो रेगिस्तान है ये कैसा रेगिस्तान है? ये आपका एक ठंडा प्रकार का रेगिस्तान है। यहाँ पर आ चुका है अगला क्वेश्चन। यहाँ पर आपको करना क्या दोस्तों? मिलान करना है। न्यूक्लियर पावर स्टेशन दूसरी तरफ स्टेट के नाम यानी कि राज्य और परमाणु ऊर्जा केंद्रों के नाम दिए गए, आपको मिलान करना है। ये भी क्वेश्चन आप लोग मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना क्योंकि एक से अधिक बार एग्जाम में पूछा गया है। तमिलनाडु, तमिलनाडु में क्या है? कल्पक्कम, कल्पक्कम है तमिलनाडु में। महाराष्ट्र में है तारापुर, ठीक है ना। नरोरा है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में। कर्नाटक में है कैगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से मिलान यहाँ पर हो गया। ए का किसके साथ गया? सेकेंड के साथ। पहले का सेकेंड, तो पहले का सेकेंड और बी का यहाँ पर फर्स्ट। बी का किसके साथ? फर्स्ट के साथ। तो किस ऑप्शन में आपको दिखा? तो यहाँ पर दिखा थर्ड वाले में। तो थर्ड वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। कौन सा? थर्ड वाला यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर मिलान करना होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है नीचे दिए गए कथनों के बारे में सही विकल्प चुनें। आलवड़ जल का केवल 1% उपलब्ध प्राप्त तथा मानव उपयोग के लिए उपयुक्त है। पहला स्टेटमेंट सही दिया गया है। अतः लवण जल पृथ्वी पर सबसे मूल्यवान पदार्थ है, गलत है। लवण का क्या करोगे? लवण का मतलब क्या होता है? यहाँ पर दो शब्दों की मैं बात करने वाला हूँ, ध्यानपूर्वक समझ लेना। आलवड़, आलवड़ और एक है आपका लवण, ये दो शब्द हैं। लवण का मतलब होता है बिल्कुल खारा ही खारा पानी, है ना। लवण जिसमें पाए जाते हैं, जिसमें लवणें घुली होती हैं, वो आपके खारा पानी होता है। मनुष्य इसको पी नहीं सकता है ना, ये पीने योग्य नहीं होता है। अलवण जल होता है स्वच्छ। कैसा जल होता है? स्वच्छ जल होता है, जिसको अलवण जल बोलते हैं। इसमें लवण की मात्रा नहीं पाई जाती है। जैसे नदियों का जल हो गया, है ना, जो हम लोग प्रायः पीते हैं, जो नदियों में पाया जाता है, हिमनद के रूप में पाया जाता है, बर्फों के रूप में पाया जाता है, उसको बोलते हैं अलवण जल, जो कि 1% मानव उपयोग के लिए उपयुक्त है ना। अलवण जल, पहला स्टेटमेंट सही है। यहाँ पर लिखा है लवण जल पृथ्वी पर सबसे मूल्यवान पदार्थ है। मूल्यवान पदार्थ तो आपका अलवण है, ना कि लवण। लवण का क्या करोगे? ये तो खारा पानी है, इसलिए बी गलत है। केवल और केवल ए सही हो जाएगा, बी यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। राइट आंसर आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित नामों पर विचार करें। नाम यहाँ पर दिए गए हैं, आपको यहाँ पर विचार करना है। ये क्वेश्चन आप लोग मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना क्योंकि आपको यहाँ पर जानकारी निचोड़ कर बताऊंगा, ठीक है ना। तो मिल्पा, लदांग, रोका, चीरू ऊपर दिए गए किन से संबंधित नाम है? तो ये स्थानांतरी कृषि के नाम है। किसके नाम है दोस्तों? ये दोस्तों आपकी स्थानांतरी जो कृषि होती है ना, और विलुप्त प्रजातियों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। चीरू एक प्रकार की विलुप्त प्रजाति है। और वहीं मैं बात कर लूँ झूम खेती की, जिसको स्थानांतरी कृषि बोलते हैं, जगह बदल बदल कर की जाने वाली खेती को, है ना। मिल्पा कहाँ पर बोलते हैं? यहाँ पर लिख देता हूँ, मिल्पा, मिल्पा बोलते हैं मैक्सिको में। मैक्सिको में ना मिल्पा बोलते हैं, और यूएसए में भी, उत्तरी अमेरिका में भी झूम खेती को मिल्पा बोलते हैं। लदांग कहाँ पर बोलते हैं? लदांग बोलते हैं मलेशिया में। मलेशिया और इंडोनेशिया, मलेशिया और इंडोनेशिया में क्या बोलते हैं? लादांग बोलते हैं। रोका कहाँ पर बोलते हैं? रोका बोलते हैं ब्राज़ील में। झूम खेती को रोका में, ब्राज़ील में क्या बोलते हैं? झूम खेती को रोका बोलते हैं। तो ये तीन बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि अनेक बार परीक्षा में अब तक पूछी गई हैं। ध्यान में रखना, शायद क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट पूछ लिया जाए, इसलिए मैंने आपको बताया। चीरू एक विलुप्त प्रजाति है ना, ये एक प्रकार की विलुप्त प्रजाति है। तो चलिए आइए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। यहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर दिया गया है भारत का वर्णन करने के लिए अनेकता में एकता। ये क्वेश्चन हर बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपके 10 से 12 बार अब तक पूछा जा चुका है एग्जाम में, ठीक है ना। अनेकता में एकता या एकता में अनेकता, है ना। तो आपको याद रखना है, किसको याद रखना है? चाचा नेहरू को याद रखना है ना। जवाहरलाल नेहरू ने अनेकता में एकता का मुहावरा दिया था। आइए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की।
स्थानीय संचार माध्यम मीडिया क्या है? स्थानीय मीडिया क्या होती है आपको यहाँ पर बताना है। राज्य समूह द्वारा दूर दराज के क्षेत्रों के लोगों के स्थानीय मुद्दों को कवर करने से उद्देश्य से चलाए जाने वाले संचार माध्यम। राष्ट्रीय समूह द्वारा दूर दराज के क्षेत्रों के लोगों के स्थानीय मुद्दों को कवर करने से उद्देश्य से चलाए जाने वाले संचार माध्यम। स्थानीय समूहों द्वारा दूर दराज के क्षेत्रों के लोगों को स्थानीय मुद्दों को कवर करने से उद्देश्य से चलाए जाने वाले संचार माध्यम। अंतर्राष्ट्रीय समूह के द्वारा, क्वेश्चन को समझो, स्थानीय पूछा गया, स्थानीय संचार माध्यम जो स्थानीय लोग करते हैं, राष्ट्रीय समूह नहीं करते हैं, ना राज्य वाले समूह करते हैं, ना ही अंतर्राष्ट्रीय समूह करते हैं। तो स्थानीय समूह के द्वारा जो सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं, है ना, जो टीवी पर चलाई जाती हैं, वही होता है स्थानीय संचार माध्यम, है ना। स्थानीय यहाँ पर लिखा है तो स्थानीय वाले को ही आपको मारना है, ना कि राष्ट्रीय, राज्य, अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है ना। तो थर्ड वाला राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है, भारतीय संघीय व्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्र सरकार कानून नहीं बना सकता है? केंद्र सरकार कानून नहीं बना सकता है किस व्यवस्था में? बैंकिंग, संचार, पुलिस या मुद्रा? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा पुलिस। पुलिस वाला काम होता है राज्य का, है ना। ये किसका है? ये होता है राज्य का, पुलिस वाला काम होता है राज्य का, क्योंकि ये आपकी राज्य सूची में आती है। किस में आती है? राज्य सूची में आती है। सूचियाँ केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। शिक्षा जो होती है वो समवर्ती सूची का मामला है, ठीक है ना। तो पहला वाला यहाँ पर थर्ड वाला राइट आंसर हो जाएगा, जो कि राज्य सूची से संबंधित है। इस पर केंद्र सरकार कुछ भी नहीं कर सकती, कानून नहीं बना सकती है, इस पर राज्य सूची ही कानून बना सकती है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन कहता है, भारत में सरकार 3 स्तरों पर काम करती है। इस सिद्धांत को संविधान की भाषा में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं शक्तियों का बंटवारा, प्रतिनिधि लोकतंत्र, संघवाद या जिम्मेदार सरकार। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा संघवाद। मैंने अनेक बार आपको बताया फेडरलिज्म के बारे में। फेडरलिज्म यानी कि संघवाद। एक से यहाँ पर लिखना चाहूँगा 2 से अधिक स्तर, 2 से अधिक स्तर की सरकार को क्या बोलते हैं? संघवाद बोलते हैं। जैसे भारत में 3 स्तर की सरकार पाई जाती है, आपको पता होगा 3 स्तर की। पहली होती है केंद्र स्तर की, है ना, पहली होती है केंद्र स्तर की, दूसरी होती है राज्य स्तर की और तीसरी होती है स्थानीय स्तर की। तो 3 प्रकार की सरकारें भारत में काम करती हैं ना, जिसको संघवाद कह सकते हैं। यहाँ पर आ चुका है अगला क्वेश्चन। दादन व्यवस्था से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग इसको मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। दादन व्यवस्था, पुटिंग आउट सिस्टम, है ना, जिसको पुटिंग आउट सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। तो इस व्यवस्था में आपके मुख्य रूप से व्यापारी होता है। क्या होता है? एक तो व्यापारी होता है, पहला व्यापारी होता है, दूसरा इसमें होता है बुनकर, और तीसरी वस्तु होती है कोई चीज़ जैसे जिसका निर्माण करवाना है। तो सबसे पहले जो व्यापारी होता है वो कच्चे माल को ला करके बुनकर को देता है, बुनकर उस माल को तैयार कर देता है, पुनः उस तैयार माल को व्यापारी को दे दिया जाता है कुछ ही दामों पर, है ना। फायदा इसमें व्यापारी का होता है, वही आपकी दादन व्यवस्था कहलाती है। तो बुनकर इकट्ठे होकर परस्पर लाभ के लिए काम करते नहीं, बुनकर सूत खरीदने में अपना पैसा लगाते हैं और तैयार ये भी खरीदते नहीं है। व्यापारी कच्चा माल बुनकरों को देता है और इसे तैयार माल प्राप्त करता है। थर्ड वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। दादन व्यवस्था से हर बार पूछा जाता है क्वेश्चन परीक्षा में। आइए यहाँ पर आ चुका है अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किन कारण या कारणों से ग्रामीण परिवारों में लोग विशेष मौसम में पलायन करते हैं? जो आपके गांव होते हैं ना, गांव वाले क्षेत्र, वहाँ पर लोग या उनके जो परिवार होते हैं वो क्या करते हैं? प्रवास करते हैं, मौसम में प्रवास करते हैं। किसमें? मौसमों में प्रवास करते हैं। आखिर वो मौसम में क्यों प्रवास करते हैं, पलायन करते हैं, उसका आपको यहाँ पर कारण बताना है। चलिए कारण आपको यहाँ पर बताता हूँ। कारण आखिर यहाँ पर क्या होगा? ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ परिवार ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी जमीनों, व्यापार और अन्य काम धंधों में फल फूल रहे हैं। गांव में ऐसा कुछ नहीं होता है कि बड़े बड़े जमींदार हैं, व्यापारी हैं, काम धंधे में फल फूल रहे हैं इसलिए वो पलायन करते हो। पलायन जब उनके पास सब कुछ है तो वो पलायन क्यों करेंगे? तो पहला यहाँ पर गलत हो गया। खेतीहर मजदूर अपनी कमाई के लिए दूसरों के खेतों पर निर्भर रहते हैं इसलिए वो पलायन करते हैं, ये सही है। साल के हर एक समय में उन्हें काम नहीं मिलता है इसलिए वो पलायन करते हैं।
खेतीहर मजदूर अपने काम के बदले बहुत कम पैसा कमाते हैं, इसलिए उनको शहरों की तरफ जाना पड़ता है ना, बाहर जाना पड़ता है, पलायन करना पड़ता है। तो बी सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका, बी सी डी सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ए आपका यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है ना, ए यहाँ पर गलत दिया गया है। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका आ चुका है, कहता है किसने कहा था मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है, वह वोट नहीं दे सकता है क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। यह स्टेटमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग कह लो, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन कह लो, क्योंकि इससे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि पॉलिटी का कथन है। यह जो कथन दिया था, यह कथन किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। महात्मा गांधी, एम के गांधी यहाँ पर लिखा है, महात्मा गांधी ने दिया था, है ना, यहाँ पर एम के गांधी लिखा हुआ है ना, एम के महात्मा गांधी, है ना, मोहनदास करमचंद गांधी होना चाहिए। मोहन एम से हो जाएगा मोहन दास, है ना, मोहनदास हो जाएगा, के से हो जाएगा करमचंद, है ना, करमचंद, गांधी से गांधी हो ही जाएगा। तो राइट आंसर एम के गांधी ने दिया था, शॉर्ट में यहाँ पर नाम लिखा हुआ है। चलिए आइए आगे, यहाँ पर क्वेश्चन आपका दिया गया है, सरकार ने ऐसे कानून पारित किए जो 30 से अधिक महिला कर्मचारी वाले संगठनों के लिए क्रेच सुविधाएं प्रदान करना अनिवार्य है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, अधिकतर बार एग्जाम में पूछा गया है। जिन जिन पर मैं लिख दूं मोस्ट इंपोर्टेंट, तो आप लोग समझ जाना इस क्वेश्चन की 100% अधिक से अधिक आने की बिल्कुल ही संभावना है, क्योंकि अधिक से अधिक क्वेश्चन ये परीक्षा में पूछे गए। तो 30 महिलाएं अगर किसी संगठन में काम करती हैं, सरकार ने कानून बना करके रखा है, वहां पर शिशु सदन होगा। क्या होगा? शिशु सदन होगा। उन महिलाओं के बच्चे भी होते हैं, तो बच्चे कहाँ पर रहेंगे? तो शिशु सदन में रहेंगे। तो 30 महिलाएं यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, 30 महिलाएं, है ना, 30 महिलाओं से अधिक कर्मचारी। चलिए आइए आगे बात कर लेते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान का कौन सा हिस्सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? मौलिक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, प्रस्तावना या 7वीं अनुसूची? राइट जवाब यहाँ पर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत हैं, जो कि कल्याणकारी राज्य की आदर्श की घोषणा करते हैं। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। आगे यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है, कहता है डॉक्टर BR अंबेडकर के अनुसार मौलिक अधिकारों के दोहरे उद्देश्य हैं। दोहरे उद्देश्य से तात्पर्य क्या है? आपको यहाँ पर बताना है। प्रत्येक नागरिक ऐसी स्थिति में हो कि वह उन अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके, तो ये दोहरे उद्देश्य हैं। ये अधिकार हर उस सत्ता और संस्था के लिए बाध्यकारी हो जिसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। ये भी सही दिया गया है ना। स्वतंत्र भारतीय राज्य के लिए एक मार्गदर्शन के रूप में काम कर सके, ये नहीं है उद्देश्य। अधिक सामाजिक और आर्थिक, ये भी नहीं है। ए भी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर, पहला वाला ऑप्शन ए और बी। संसद द्वारा पारित कानूनों को न्यायपालिका को बदलने का अधिकार है यदि वह मानती है कि संविधान की मूलभूत संरचना का उल्लंघन कहलाता है। तो यहाँ पर न्यायिक सक्रियतावाद, मूलभूत क्षेत्राधिकार, न्यायिक पुनरीक्षण या पौनर्वादिक क्षेत्राधिकार। यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका हो जाएगा न्यायिक पुनरीक्षण, है ना। रिव्यू करेगी सबसे पहले, है ना, तो फिर वो बदल सकती है कानूनों को, है ना। न्यायपालिका के पास ऐसा अधिकार है, ठीक है ना। संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन कहलाता है, न्यायिक पुनरीक्षण कहलाता है। आइए बात कर लेते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन की। यहाँ पर आ चुका है, कहता है हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 1993 में लागू क्यों हुआ? 1993 में एक ऐसा अधिनियम लागू हुआ था कि हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों को नियोजन का निषेध और पुनर्वास अधिनियम 1993 में लागू क्यों हुआ था? यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या होगा? सफाई कर्मचारी अमानवीय स्थितियों में काम करते हैं, ये यहाँ पर सही दिया गया है, ठीक है ना। उन्होंने अधिक वेतन की मांग की और कई शहरों में काम करने से मना कर दिया, ऐसा नहीं था। पहला वाला यहाँ पर राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, पहला वाला यहाँ पर राइट आंसर। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कहता है घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा हेतु एक्ट प्रभावी कब हुआ? ये एक्ट आपका प्रभावी हुआ था घरेलू महिलाओं को हिंसा से बचाने के लिए, कितने में? 2006 में ना, 2006। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। एक अधिनियम और आप लोग याद रखना,
2005 का, जो कि आपका है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। क्या बोलते हैं उसको? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005, जिसमें महिलाओं को भी पारिवारिक संपत्ति में हिस्सा मिलता है ना। ठीक है ना, ये वाला आपको याद रखना, जहाँ से भी एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछा गया है। आगे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, जो कि ये क्वेश्चन आपके पेडागोजी के यहाँ पर शुरू हो चुके हैं। पेडागोजी के क्वेश्चन आपको यहाँ पर अब करा देता हूँ, ठीक है ना। चलिए बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के समय समानता की चर्चा के उद्देश्य हैं? किसकी समानता की यहाँ पर बात कही गई है? अधिगमकर्ताओं के साथ गरिमा संबंधित मामलों को संबोधित करना। गरिमा के मामले कैसे होते हैं? तो बिल्कुल सही यहाँ पर कहा गया है। अधिगमकर्ताओं को प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान करने के प्रति, बिल्कुल सम्मान करोगे, यानी कि समानता से संबंधित है। सभी विभिन्नताएं जीवन में अत्यावश्यक है, यह समझना है ना, यह समझना। क्या ये बात यहाँ पर लागू होती है? नहीं, भिन्नताएं नहीं। संविधान में प्रतिष्ठापित मूल्यों को आत्मसात करना, ये सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो राइट आंसर आपका ABD इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। समानता की चर्चा करने के उद्देश्य होने चाहिए। आगे यहाँ पर क्वेश्चन आपका आ चुका है, जो यहाँ पर कहता है, हम सामाजिक विज्ञान अध्यापन हेतु अंतः शास्त्रीय उपागम का प्रयोग करते हैं, सही विकल्प का चयन करें। सही विकल्प आपको यहाँ पर चुनना है। कौन सा सही विकल्प होगा? पाठ्यक्रम का अध्यापन पूर्ण हो गया है, इसको सुनिश्चित करने से। पाठ्यक्रम ये गलत होता है आपका। विषयों की सीमा में अधिगम को समर्थ बनाने में, विषयों की सीमा में अधिगम को समर्थ बनाने में, क्या ये सही होगा? ये आपको सही नहीं होगा। यहाँ पर विषयों में परस्पर संबंधों और परस्पर निर्भरता को स्पष्ट, मतलब कि किसी चीज को स्पष्ट करना, ये सही होता है। एक ही प्रसंग को सामाजिक विज्ञान के विभिन्न कोणों से देखना, विभिन्न कोणों से भी देखना चाहिए, ये भी सही होगा। C और D इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आइए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ पर कहता है, आजीविका पर चर्चा करते हुए सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका से यह उम्मीद की जाती है कि आजीविका, यानी कि आजीविका चलाने से संबंधित यहाँ पर है, क्या उम्मीद की जा सकती है? आपको यहाँ पर बताना है। घर के काम पर चर्चा ना की जाए, सिर्फ पुरुषों के मुद्दे, ये भी गलत है। सिर्फ यहाँ पर लिखी चर्चा ना की जाए, ये भी गलत है। केवल की बात गलत होती ही, आपको पता ही है। लोग किन विभिन्न तरीकों से अपनी आजीविका चलाते हैं, उनका वर्णन करना। तो राइट आंसर आपका 4 जवाब यहाँ पर सबसे उपयुक्त हो जाएगा आजीविका के बारे में। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आ चुका है, जो कि यहाँ पर कहता है, क्या कहता है? श्रेष्ठ विकल्प का चयन करें, जो यह सिद्ध करता है कि क्यों सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के समय कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। सामाजिक विज्ञान पढ़ाते दौरान बच्चों को प्रश्न पूछने में प्रोत्साहित करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है ना, बताना है क्यों करना चाहिए। प्रश्न बच्चों की जिज्ञासा को बढ़ाते हैं। प्रश्न जो होते हैं वो क्या करते हैं? बच्चों की जिज्ञासा को बढ़ाते हैं, बिल्कुल सही दिया गया है। बच्चों को इसका एहसास कराया जा सकता है कि उनमें बुद्धि की कमी है। बुद्धि की कमी है, क्या ये बात सही होती है? नहीं, कोई भी बुद्धि में कमी नहीं होती, किसी भी बच्चे में बुद्धि की कोई कमी नहीं होती, ये बात सही गलत है। यहाँ पर प्रश्न अधिगम को पारस्परिक क्रियाओं द्वारा आगे की ओर ले जाता है, संकल्पात्मक स्पष्टता की ओर बढ़ाते हैं। ये बात यहाँ पर कैसी दी गई है? ये बात यहाँ पर सही दी गई है। बच्चे भाषा संबंधित कौशलों के अभ्यास की आवश्यकता को समझते हैं, सही हो जाएगा। बी को छोड़कर जिन में बी है वो आपका यहाँ पर गलत माना जाएगा। बचेगा यहाँ पर थर्ड वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर थर्ड वाला हो जाएगा। निम्नलिखित में से किनको भारत की सांस्कृतिक विविधता विद्यार्थियों के समझने में सहायता हेतु अर्थपूर्ण तरीकों के रूप में माना जा सकता है? बात यहाँ पर कही गई है भारत की सांस्कृतिक विविधता से संबंधित। संस्कृति के विभिन्न आयामों पर छोटे छोटे समूह वाली योजनाएं देना, सही हो जाएगा। सामुदायिक पर्वों पर समूह में चर्चा करना, सभी पर्वों पर चर्चा करना, है ना, सभी धर्मों पर चर्चा करना, ये सांस्कृतिक विविधता होती है, सही हो जाएगा। कक्षा में प्रश्न पूछता शिक्षक, ये गलत होगा यहाँ पर। कक्षा विद्यालय में खाद्य उत्सव आयोजन करना, ये यहाँ पर सही हो जाएगा आपका। सी को छोड़कर सभी राइट होंगे, जिनमें सी लगा हुआ है वो आपका यहाँ पर गलत होगा, कटेगा। बचेगा आपका सेकेंड वाला इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आइए बात कर लेते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन की। सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका विभिन्न विद्यार्थियों को प्रायः भिन्न भिन्न कार्य नियत करती है। वह विश्वास करती है कि
यानी कि एक शिक्षिका है, अध्यापिका है, उसने अपने बच्चों को अलग अलग कार्य दे दिए है ना, भिन्न भिन्न कार्य दे दिए सामाजिक विज्ञान में। तो यह क्या होता है ना, ये किस चीज़ की यहाँ पर बात कही गई है वही आपको यहाँ पर बतानी है। तो सभी बच्चों को एक ही प्रकार का कार्य दिया जाना उन्हें पसंद नहीं आता है, ये गलत है। विद्यार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, हर व्यक्ति हर बच्चा अपने में अनोखा होता है, उसके अंदर कुछ अलग अलग गुण होते हैं। तो ये बात यहाँ पर सही है ना। यह विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन देता है। सबसे उपयुक्त आपका यहाँ पर सेकंड वाला हो जाएगा, बाकी आपके सभी गलत हैं। नकल वगैरह की बात यहाँ पर कही गई जो कि गलत होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है रचनात्मक सोच विचारों को उत्पन्न करती है और आलोचनात्मक सोच उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यहाँ पर कहने का मतलब है रचनात्मक जो सोच होती है वो विचारों को उत्पन्न करती है, वहीं जो आलोचनात्मक सोच होती है यह किसको उत्पन्न करती है। यहाँ पर आपको बताना है यह सोच उन विचारों का मूल्यांकन करती है, आलोचनात्मक सोच मूल्यांकन करती है जबकि रचनात्मक सोच विचारों को उत्पन्न करती है। चलिए आइए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। विद्यालयों के लिए इतिहास पाठचर्या के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प चुनिए। क्वेश्चन आपका इतिहास पाठचर्या से संबंधित है। इतिहासकारों का ने मानना शुरू कर दिया है कि स्कूली बच्चों का भारत के सांस्कृतिक और सामाजिक इतिहास से परिचय कराना आवश्यक है। सही दिया गया है। बच्चों के लिए राजनीतिक इतिहास पर आधारित इतिहास लिखना एक परंपरागत उपागम है जो विषय में विद्यार्थी की रुचि को कम करता है यानी कि घटाता है तथा विषय को उनमें अलोकप्रिय बनाता है। जो राजनीतिक विज्ञान होता है ये अलोकप्रिय बनाता है विद्यार्थियों को। ये भी बात सही है। राइट आंसर पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा, है ना। पहला वाला राइट आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आइए यहाँ पर बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। यहाँ पर अगला क्वेश्चन कहता है सामाजिक विज्ञान के शिक्षक की भूमिका पर निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। सामाजिक विज्ञान की परीक्षा के बाद कई विद्यार्थी परीक्षा से उत्पन्न चिंता से मुक्त होने के लिए एक पार्टी में जाते हैं। एक पार्टी में जाते हैं, बढ़िया बात यहाँ पर कह दी गई है। तो ये बात क्या सही है? बिल्कुल सही है। ऐसा होता है कि पार्टी में जाते हैं चिंता को दूर करने के लिए। तो ये बात तो यहाँ पर बिल्कुल सही कही गई है। वर्षों से परीक्षाओं को प्रेरक परक बनाने में विद्यार्थियों में सामाजिक विज्ञान की प्रति रुचि बढ़ी है और इसलिए इसे प्रोत्साहन करना चाहिए, है ना। रुचि तो यहाँ पर वर्षों से परीक्षाओं को प्रेरक बनाने में, ये बात यहाँ पर सही नहीं है ना। ये बात यहाँ पर सही नहीं है क्योंकि यहाँ पर शिक्षक की भूमिका की बात यहाँ पर कही गई है। क्या उसकी भूमिका होनी चाहिए? आपकी भूमिका पहली वाली सही यहाँ पर लगती है। राइट आंसर यहाँ पर इस क्वेश्चन का थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है पेडागोजी के, ये सभी क्वेश्चन हैं जो कि यहाँ पर आपको करा रहा हूँ। सामाजिक विज्ञान पाठचर्या के विकास से संबंधित क्वेश्चन है। सामाजिक विज्ञान कई विषयों को सम्मिलित करता है जो कि व्याख्या के बहुमार्गों की ओर प्रवृत्त और जो हमारे दैनिक जीवन से अनुभव से जुड़े हैं। क्या पहला स्टेटमेंट यहाँ पर सही होगा? तो पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुभव से ही जुड़ा होता है सोशल साइंस। सामाजिक विज्ञान स्वतंत्रता, विश्वास, परस्पर सम्मान, विविधता के सम्मान जैसे मानवीय मूल्यों का निर्माण करने और इसे पोषित करने की सैद्धांतिक जिम्मेदारी भी वहन करता है। ये भी सही है। दोनों यहाँ पर सही आपके हो जाएंगे। पहला स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। एक समुदाय के जिए गए अनुभवों के प्रयोग से इतिहास निम्नलिखित में से कौन सा विषय पढ़ाया जा सकता है? जिए गए अनुभव के आधार पर आपको यहाँ पर बताना है कौन सा सही आंसर होगा। तो भारत का विभाजन बताया जा सकता है या पढ़ाया जा सकता है एक समुदाय के द्वारा जो कि भारत के विभाजन के वक्त में जिंदा होगा। यानी कि एक समुदाय के जिए गए अनुभव के प्रयोग पर भारत का विभाजन पढ़ाया जा सकता है। ताजमहल किसने बनवाया था? कोई व्यक्ति मौजूद नहीं है, मर गया होगा। तुर्क कब आए थे ये भी कोई पता नहीं है। शाहजहां वाली कोई बात पता नहीं है। परंतु भारत का विभाजन तो अभी 1947 में ही तो हुआ है। 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि 1947 में भारत का विभाजन हुआ था। उनके मतलब कि अभी एक ही दो पीढ़ी के बच्चे अभी मौजूद होंगे। आधे तो पाकिस्तान में होंगे, आधे आपके भारत में होंगे। तो वो बता सकते हैं क्या उनके साथ घटनाएं घटित हुई थी। तो राइट आंसर भारत के विभाजन की यहाँ पर बात कही गई है। तो जो कि ऐसे व्यक्ति बता सकते हैं जो जिए होंगे, है ना, जिन्होंने जीवन व्यतीत किया होगा, इधर उधर भागे होंगे भारत के विभाजन के दौरान। यहाँ पर आपका क्वेश्चन आ चुका है जो कि कहता है मान लीजिए सामाजिक विज्ञान का एक शिक्षक विषय खनिज संसाधन पर एक रूब्रिक का विकास करना चाहता है। निम्नलिखित में से रूब्रिक के निर्माण
का एक भाग बनेगा। टॉपिक यहाँ पर क्या है, खनिज संसाधन टॉपिक है, मिनरल्स रिसोर्स यहाँ पर टॉपिक है। तो रूब्रिक के निर्माण का एक भाग बनेगा प्रगति मापनी, प्रदर्शन मानक, सामाजिक विज्ञान लक्ष्य, अधिगम प्रतिफल। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ए वाला, बी वाला और डी वाला। सामाजिक विज्ञान लक्ष्य यहाँ पर नहीं बनेगा, है ना, लक्ष्य यहाँ पर आपका नहीं बनेगा। ए बी डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आइए बात करते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न की। यहाँ पर अगला प्रश्न आपका दिया गया है जो कहता है निम्नलिखित कथनों ए आर को पढ़िए। रूब्रिक की भूमिका के संदर्भ में, किसकी भूमिका के संदर्भ में, रूब्रिक। रूब्रिक से भी एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको सही बताना है। विभिन्न प्रकार के रूब्रिकों को एक जांच सूची में परिवर्तित किए जा सकते हैं। सही बात है। जब विद्यार्थियों की संख्या अधिक हो तब उन्हें श्रेणीबद्ध करने का जांच सूची एक सरल और तीव्र तरीका, ये भी सही है। तो पहला वाला राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, पहला राइट आंसर। आगे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है जो कहता है जब सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका भारत में निम्न ज्ञात लेसर नॉन स्वतंत्रता सेनानी पर एक प्रश्नोत्तरी का संचालन करती है तब वह सम्मिलित करेगी। भारत में निम्न ज्ञात क्या है, निम्न ज्ञात लेसर नॉन, यहाँ पर प्रमाणिक आकलन, पारंपरिक, नैदानिक या निर्माणात्मक। तो यहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए, निर्माणात्मक होना चाहिए और पारंपरिक आकलन होना चाहिए, है ना। तो राइट आंसर आपके हो जाएंगे आपके, ठीक है ना, बी डी। बी डी इस क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा।